नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। गुजरात अभी विपर्जॉय तूफान की मार से संभला भी नहीं था कि इसी बीच गुजरात के जूनागढ़ में बवाल देखने को मिला, जहां दरगाह को लेकर अवैध निर्माण के नोटिस पर भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ आगजनी भी की गई है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। हाथों में डंडे और पत्थर लिए ये लोग दूसरे देश के नहीं बल्कि भारत के ही हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ करते और आग लगाते ये लोग गुजरात के जूनागढ़ के हैं, जो लोगों पर नहीं, दुश्मनों पर नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस पर ही हमला कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग पुलिस को मारने पर आतुर हो गए हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर पुलिस से ऐसी कैसी दुश्मनी कि लोग जान लेने पर उतारू हो गए। आखिर पुलिस ने ऐसा क्या कर दिया कि एक या दो लोग नहीं बल्कि पूरी भीड़ पुलिस पर पथराव करने पर उतारू हो गई। तो बता दें कि गुजरात के जूनागढ़ में प्रशासन ने एक दरगाह को लेकर अवैध निर्माण का नोटिस दिया था और जब 5 दिन की डेडलाइन के बाद भी नोटिस को लेकर कोई जवाब पेश नहीं किया गया, तो इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला किया। नगर निगम की टीम शुक्रवार शाम को ध्वस्तीकरण का नोटिस लगाने पहुंची। इसके विरोध में भीड़ इकट्ठा हो गई। इलाके के लोग इसका विरोध करने लगे। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात यही गुस्सा बेकाबू हुआ और जूनागढ़ में जंग जैसे हालात बन गए। देखते ही देखते भीड़ उपद्रवियों की शक्ल में बदल गई और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान वहां खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। लोगों ने जमकर पथराव किया और पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। हमले में डिप्टी एसपी, महिला पीएसआई और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियां भी फूंक दी, जिस पर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज करना पड़ा। जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तरफ से मजेवड़ी गेट के पास जो गेबनशाह मस्जिद है, उनको नोटिस दिया गया था कि 5 दिन के अंदर जो भी कागज़ है उनको जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आके दिखाने के लिए। 14 तारीख को ये नोटिस की बजवनी हुई थी एंड कल 16 तारीख को काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे वो नोटिस को लेकर नाराज़ होके। लगभग 500 से 600 लोग मजेवड़ी गेट के आसपास इकट्ठा हुए थे। फिर उस जगह पे डीवाईएसपी जूनागढ़ हितेश एंड उनका स्टाफ, पीआई ए डिवीज़न, बी डिवीज़न पीआई, पीएसआई ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, एलसीपी पीएसआई, ये सब हाजिर थे जगह पे एंड उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 45 मिनट्स 1 आवर डिलिब्रेशन चला उनके बीच में और उनको जो रोड ब्लॉक करने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे वो हटाने की पुलिस से प्रयास कर रहे थे, पीसफुली उनको हटाने के लिए। अराउंड 10-15 के आसपास बीच में से 2-4 पत्थर आए पुलिस के ऊपर एंड लोग नाराबाजी करते हुए पुलिस के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। तो उस टाइम से पुलिस ने लाठीबाजी किया और इसको तितर बितर क्राउड को करने की कोशिश किया। जूनागढ़ में बवाल के चलते भारी तनाव है, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। उधर पुलिस वीडियो और सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान में जुटी है। पुलिस आरोपियों की पहचान के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। अभी तक 174 लोग को राउंड अप किया, एलसीबी और एसओजी और अलग अलग 6 टीम बनाया गया था जूनागढ़ सिटी में। कल रात भर कोमिंग ऑपरेशन करके अभी तक 174 पीपल को हम राउंड अप किया है। कोई पुलिसकर्मी का डेथ हुआ नहीं है, एक सिविलियन का डेथ हुआ है। उस आदमी को पत्थर लगने से डेथ हुआ करके अभी प्रिलिमिनरी हमको लग रहा है, बट एक बार पीएम रिपोर्ट आने के बाद और क्लैरिटी आएगा इसमें। अभी पूरा जूनागढ़ शहर में पुलिस एरिया डोमिनेशन करेंगे और जितने भी पब्लिक इन्वॉल्व है उसमें सारे को गिरफ्तार करने का प्रयास चालू है। जैसे मैंने बताया, अभी तक रात भर में हमने 174 शख्मन को गिरफ्तार किया। आगे और कार्यवाही चालू रहेगा। विपर्जॉय के संकट के बीच पुलिस पर हमले की इस घटना को राज्य के गृह विभाग ने गंभीरता से लिया। पुलिस के आला अधिकारी जूनागढ़ में हुई घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच कई सवालों ने जन्म ले लिया कि आखिर नोटिस का जवाब देने की बजाय पुलिस पर पथराव क्यों किया गया। आखिर पुलिस से कैसी दुश्मनी। साथ ही सवाल ये भी कि आखिर जूनागढ़ में हिंसा के पीछे कौन है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो रिपोर्ट्स के जरिए आपने समझा कि किस तरह से जूनागढ़ का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, वहां किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई है। लगातार पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस पर लाठी चलाई गई, पत्थर फेंके गए। ये स्थिति जूनागढ़ की बलती से नजर आ रही है। तो इस पर कई अब सवाल पैदा हो रहे हैं कि आधी रात के बाद क्यों आखिर जूनागढ़ जो है वो जल उठा है, अतिक्रमण पर आखिर क्यों इतना बवाल है, धर्म के नाम पर हिंसा क्यों भड़काई जा रही है, हिंसा की आग, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करूंगा। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। वेद भूषण साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, रिटायर्ड एसीपी जी हैं, आपका बहुत स्वागत है वेद भूषण जी। मेरे साथ एडवोकेट बिलाल खान जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नूर अहमद अजहरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आपका भी नूर अहमद जी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले नूर अहमद जी आपके साथ करना चाहता हूं, चूंकि लगातार आप भी वीडियोज देख रहे होंगे किस तरह की वीडियोज आ रही हैं, और इस तरह हिंसा फैलाने की ये कौन प्रेरणा दे रहा है साहब? चलिए, आप कहते हैं कि धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है, प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। अहमद साहब, मुझे एक चीज बताइए कि ये तो प्रशासनिक पूरा काम चल रहा था, प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया, उसके बाद सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में लोग उतर गए, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इन लोगों को? दरअसल कानून का काम कानून के दायरे में चाहिए। और जो ये आप बता रहे हैं जैसे भड़काने वाली बात, तो ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है। वो अब धार्मिक तौर से लोगों को उकसा रही है। अच्छा। वो धार्मिक तौर से लोगों की भावनाओं को भड़का रही है। वो लोग कहाँ थी हमारे देश की, हमारे उस प्रदेश में भी एलआईयू है। एलआईयू ने रिपोर्ट तो दी होगी, हालात क्या है वहाँ के, पहले से एहतमाम इंतजाम क्यों नहीं थे हुकूमत के पास, प्रशासन के पास, पुलिस के पास। और सरकार की नाकामियों को एक ही समाज को टारगेट करके उसके पीछे छिपाने की कोशिश कब तक की जाएगी? ये अगर किसी ने भी किया है, उसने अपराध किया है, किसी ने भी साजिश की है, वो अपराधी है। ऐसे जब भाजपा की सरकार है वहां पे, भाजपा अपने लाइन ऑर्डर की तारीफ करते थकती नहीं है, फिर आखिर क्या वजह है कि ऐसे अपराधी आ रहे हैं और पत्थरबाजी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं? फिर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की क्यों जा रही है? कौन भड़का रहा है साहब? अहमद साहब, कौन भड़का रहा है? ये क्या है? ये कौन? भारतीय जनता पार्टी भड़का रही है। वहां तो दोनों पक्ष सड़कों पे थे। आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर मैं ये सवाल का जवाब बीजेपी से पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कैसे बीजेपी भड़का रही? जो पत्थर लेकर लोग उतर आए हैं, ये जो पूरी जमात इकट्ठी हो गई है, बीजेपी की है क्या? वही तो मैंने भूषण जी आपके पास आ रहा हूं जी। मैंने आपसे सबसे पहले क्या बात कही है कि धार्मिक भावनाएं उकसाने और भड़काने का काम भाजपा कर रही है। आप बताइए, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, वहां पे कौन लोग आए थे? वहां बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले कौन लोग थे? कैसा एक मेला था? क्यों था मेला वो? ये चीजें जो हैं जहां भी हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। कानून की बात कानून के दायरे में, कानून से ही हल होंगी। अब नहीं तो हल भी तो कानून ही कर रहा था ना। चलिए मैं एक टिप्पणियां पहले ले लूं। अहमद जी, उसके पास आपके पास आऊंगा, आपसे काउंटर लूंगा। वेद भूषण जी रिटायर्ड एसीपी हैं और वो बेहतर तरह से समझते हैं कानून के अंदर रहकर भी क्या कुछ चीजें हैं। सर, ये क्यों इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग उतर गए, पथराव कर दिया, पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, कैसे देख रहे हैं सर इन लोगों को? देखिए, अभी मेरे से पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे उनके लिए मैं यही कह सकता हूँ, चोरी और छीना चोरी। एक तो आप इलीगल तरीके से सड़क के अंदर, पार्क के अंदर, सरकारी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर कब्जे करके पहले दरगाह बनाए, मस्जिद बनाए, और जब पुलिस या प्रशासन या कानून सवाल पूछे तो आप पथराव करें। ये कौन से देश का कानून है? मेरी समझ से बाहर है। बड़ी बड़ी बातें अभी आपके सामने चैनल पर, मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मेरा हिंदुस्तानी होने के नाते पूरा एक अधिकार है कि मैं पूछ सकूं कि किस कानून के तहत वो जवाब दे रहे थे। उनको सरकार ने एक नोटिस दिया, 5 दिन का टाइम दिया कि आप बताइए कि ये जो अवैध दरगाह है इसको क्यों ना रिमूव कर दिया जाए। जानकारी के लिए एक और बताता हूँ कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जहाँ मुसलमानों का सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है मक्का मदीना,
वहाँ पर इस तरह की कोई मजार बनाने की इजाजत नहीं है। यदि कभी आप दुबई में जाए, मुझे फोटो खींच के भेजना, कहीं सड़क पे, पार्क के अंदर कहीं पर आपको बनी दिख जाए तो, या अबू धाबी में दिख जाए तो मुझे बता देना। परंतु इतना इस देश के अंदर इतनी परेशानी क्यों है कि कोई सड़क पुल, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम होना हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा लेकर खड़े हो जाए कि जी यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, तो ये अब चलने वाला नहीं है। अब यदि वही चाहते का बुलडोजर चाहते, हर जगह बुलडोजर चले, गैर कानूनी काम करें और फिर एक्शन भी ना हो पुलिस का, अब पुलिस वालों पर पथराव करें, आगजनी करें, महिलाओं को चोट आए, उसके अंदर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इंजर्ड हो जाए, फिर भी आप कहेंगे हम बड़े इनोसेंट हैं, बड़े हमें छूट मिलनी चाहिए। इस तरह की छूट का प्रोविजन अब चलने वाला नहीं है। कानून देश से चलेगा, संविधान से चलेगा। भूषण जी समझ गया हूं, आपके पास लौटूंगा, काउंटर लूंगा आपसे। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए बिलाल खान। देखिए, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। 2024 के मद्देनजर रखते हुए इनके सिर्फ यही मुद्दे बचे हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये आज से नहीं चल रहा है, ये 2014 के बाद आपके पास ही आ रहा हूं मैं, पहले तीनों के ले लूं फिर आपके पास ही आऊं। पहले तो इस चीज की मजम्मत करता हूं, हम लोग दंगाइयों का सपोर्ट नहीं करते, हम लोग ऐसे लोगों का कभी भी समर्थन नहीं कर रहे जिसने देश के विरुद्ध एक नारा लगाया हो या फिर देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ हो, हमने कभी नहीं किया। उनको ये बढ़िया है, वही मैं सोच रहा था बिलाल भाई, राजनीतिक विश्लेषक के नाते पहले इस चीज को इस चीज पे बोलना चाहिए था, आप बीजेपी पे चले गए। ठीक है, आपने करेक्ट किया, ठीक है, बोलिए बिलाल भाई। बीजेपी के लोग ही हैं जो बिल्किस बानो के हत्यारों को, जो उनकी फैमिली को मार दिया, उनके साथ बलात्कार किया, उनको माला पिलाने का काम करते हैं, हम नहीं करते सर। सही बात है, बीजेपी वाले उतर गए। जो भी हमारे देश की प्रॉपर्टी को तोड़ेगा या दंगाई हरकत करेगा, उसको बिल्कुल कानून के तहत एज एन एडवोकेट मैं ये कहूंगा कि कानून अपना काम करेगा, उनको सख्त से सख्त सजा देगा। लेकिन आज जो नजरिया भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरा देश समझ चुका है। मदरसों को लेकर इन लोगों ने आग लगाने का काम किया, फिर इन्होंने नमाज को लेकर, फिर वक्फ बोर्ड को लेकर, फिर ये अभी सुबह से धर्म परिवर्तन पर आ गए, लव जिहाद आ गए, घर वापसी आ गए। अरे भाई साहब, जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और जो देश के अंदर एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, कितने लोगों आप कह रहे हैं कि ये सारे जितने दंगे भड़क रहे हैं, जितनी सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं, ये सब बीजेपी कर रही है। ठीक है, मान लेता हूं बिलाल भाई, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका विश्लेषण बहुत गहरा हो सकता है, आपको समझ रहा हूं। बिलाल भाई सुनिए ना, बिलाल भाई सुनिए ना, सुनिए। तो मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये जो कह रहे हैं हिंसाएं भड़क रही हैं, मुझे एक चीज फिर सवाल यहां खड़ा होता है, और मैं बड़ी गुस्ताखी के साथ आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन तमाम हिंसाओं में एक नारा आता है, नारा तकवी अल्लाहू अकबर। पहले ये आता है, उसके बाद ये पत्थर चलते हैं, लाठी चलते हैं। हमने कोरोना में देखा, तब भी एक जमात खड़ी हो गई थी इसी नारे के साथ। हमने देखा रामनवमी का जुलूस निकाला, तभी इसी नारे के साथ खड़ी हो गई थी। तो क्या ये आरएसएस करवा रही है, संघ प्रमुख करवा रहे हैं, बीजेपी करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी करवा रही है? आप बिल्कुल देखें, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, बट आप सेलेक्टिव चीज में देखिए। हमने इस देश के अंदर राम के नाम पर कत्ल होते हुए देखे, अखलाक का कत्ल होते हुए हमने मॉब लिंचिंग के नाम पर देखा, हमने जुनैद का कत्ल होते हुए देखा, हमने जिस तरीके से मानू मानेश्वर ने 2 लोगों को जलाया, जुनैद और आपको दूसरे बेटे को जलाया, वो भी इसी देश के बेटे थे, हरियाणा के बेटे थे, उसपे किसी की जुबान नहीं खुली। ठीक है, राम एक ऐसे पवित्र आदमी है, उनका भगवान है, हमारे हिंदू भाइयों के भगवान है, आस्था रखते हैं, उनका अपमान करने का काम कौन लोग कर रहे हैं? यहाँ आपने रामनवमी पर हमने नहीं देखा, तलवारें चला के कट्टे लहराकर कौन कर रहा, क्या कर रहा था? आप एक चीज में दोनों तरफा बताइए, अगर हमारी तरफ से कर रहे हैं नहीं, मैं बिलाल भाई ये कंफ्यूजन है, मैं बता नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा था कि ये जो हिंसा हुई है, इसमें नाराए तकवी अल्लाह हुआ के नारे लगे, ये हो सकता है बीजेपी ने किया हो। लौटूंगा बिलाल भाई, खैर खेमचंद जी जुड़ गए। खेमचंद भाई, क्यों ये सांप्रदायिक हिंसाएं करवा रहे हैं? जिस तरह से बिलाल भाई और नूर अहमद जी कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है, तो क्यों करवा रहे हैं साहब, बता दीजिए जरा खेमचंद जी। मुझे शर्म आती है बिलाल पे और नूर पे, लगातार किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये उन हिंसा करने वाले लोगों पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे, उनकी बुराई नहीं कर रहे, उनकी भर्त्सना नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ये करा रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या करा रही है? भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जिस तरीके से अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा किया हुआ है, उसको ना हटवाए, और क्यों ना हटवाए? अगर वहाँ के लोग कह रहे हैं और वहाँ पे कोई पेपर नहीं है, आप कुछ दिखा नहीं सकते, आप कुछ सबूत नहीं दे सकते, तो जमीन आपकी नहीं है, तो कैसे आप वहाँ पे निर्माण कर सकते हैं? कैसे आप वहाँ पे धर्म का चिन्ह लगा के आप कह सकते हो कि आपका कब्जा हो गया? और फिर जब आपको सिस्टम नोटिस देता है, सिस्टम खाली करने की बातें करता है, तो आप पत्थरबाजी करते हो, अटैक करते हो, मारने की कोशिश करते हो, लोगों को मारते हो, और फिर आप जैसे लोग कवर फायर देते हैं, कहते हैं कि मैं वकील हूँ। अरे वकील हो, शर्म आनी चाहिए, आपको कानून आता है तो आप कहाँ से शुरुआत करते हो कि जो दंगाई हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो दंगाई हैं उनकी भर्त्सना करते हैं, हम उनके खिलाफ
जिस तरीके से आप हर मैटर पे आप फतवा जारी करते हो, उनके खिलाफ आप फतवा जारी करना चाहिए। अच्छा खेमचंद भाई ये क्या आरएसएस के थे ये लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा भड़काती है, बीजेपी लोग ले आती है? कौन लोग थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनका तो बस चले तो ये बोले हैं कि जो गुजरात में ट्रेन चली थी वो भी आरएसएस के लोगों ने चलाई मुझे पता था अहमद जी के चेहरे पे मुस्कान आएगी, आ गई। नहीं, ये तो बोलेंगे इनका जब बस चले तो आरएसएस के ही लोग हैं कि वो अल्लाह अकबर कहने वाले भी आरएसएस के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए। अहमद भाई बिलाल भाई आ रहा हूँ एक उनका पूरा तो हो जाने दीजिए। आपको पहले मैंने इसीलिए कहा नहीं, आप कहते कि आप बीजेपी पे चले गए, फिर आप मुझ पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देते बिलाल भाई। ऐसे जिससे बारिश में टिड्डियां नहीं खड़ी हो जाती, हर जगह पब्लिक प्लेसेस पे दरगाह बना रहती है, क्यों ऐसा करते हो? और फिर उसके बाद सीनाजोरी करते हो, पत्थरबाजी करते हो, मारपीट करते हो। गुजरात में बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं। चलो ठीक है खेमचंद जी, ठीक है। अब देखिए अहमद जी का पारा गर्म हो रहा है, इसलिए अब अहमद जी और मैं दो रखिए। चलिए अहमद साहब, इसलिए मैंने चर्चा की शुरुआत आपसे की थी। देखिए अगर मैं बीजेपी से कर देता तो आप मुझ पर ही सवाल खड़े कर देते। अब मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा माहौल भड़का और ये जो नारे लगाए गए, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, इस एंगल में कोई बीजेपी नहीं है। पहले मत जाइएगा, इतिहास मत बताइएगा मुझे, इस केस पे बात कीजिए। इसमें बीजेपी नहीं है, प्रशासन और जो वहां भड़काऊ थे, जो सांप्रदायिक लोग वहां पहुंचे थे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं किसी विशेष वर्ग के, लेकिन जिन लोगों ने ये नारा लगाया और पुलिस पर प्रहार किया, उन पर नूर मोहम्मद अहमद अजहरी क्या कहेंगे? सीधा सवाल। पहले मेरी बात सुन लीजिए जी। ये जो रिटायर अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी एक बात बोली है। एक तो बैक से आवाज आ रही है, इस आवाज को कम करवाइए। देखिए भाई टीम, इन्होंने मैं बड़े अदब से कहूंगा कि आपको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। आप अधिकारी रहे हैं, मैं भी किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं भाजपा का हूं। मैं भी एक आम व्यक्ति के तहत बात कर रहा हूं। वो वहां पर दरगाह थी या मस्जिद थी, जो भी थी, आप हमें ये बताएं कि वो वहां पर कब से थी, इसकी जांच की गई या नहीं? वहां पर नोटिस दिया गया, क्यों दिया गया? दरगाहें ही नहीं, मंदिर भी सड़कों पर बने हैं और बहुत सारे बने हैं। दरगाहों पर ये एतराज क्यों है भाई? कोई काम नहीं बचा है पुलिस प्रशासन के पास, सरकारों के पास। आप बोल रहे हैं, अहमद भाई देखिए कि भाजपा को क्यों लाए हो? अहमद भाई गुस्सा मत हुइए। देखिए आप ना, मुझे लगता है होमवर्क थोड़ा सा कमजोर करते हैं। अहमद भाई मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा ना होमवर्क कमजोर करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अरे सुनिए की शक्ति भी तो रखिए। खेमचंद भाई आपके पास आऊंगा। अहमद जी से मेरा एक सवाल है। अरे भाई कोई नहीं डरा रहा है, अहमद साहब बिल्कुल गलत फहमी मत पालिए, कोई नहीं डरा रहा है। मुझे और अहमद जी को लीजिए। अहमद जी मेरी बात सुनिए, देखिए आप ना होमवर्क अपना सही नहीं करते हैं। अगर आप होमवर्क सही करते तो 27 मई से यही हाल है, आपको पता होगा। और ऊपर कोर्ट का जो किला है, सुनिए सर, पहले सुनिए फिर बोलिएगा। आप एक तरफा बोलना छोड़ दीजिए। अरे साहब मैं वही कह रहा था कि बहुत देर हो गई, आपने मुझ पे आरोप नहीं लगाया, क्योंकि जब पोल खुलने लगती है तो आप फिर मीडिया को बिकाऊ बता देंगे सर, मुझे पता। अब मेरा सुनिए, सच बात बर्दाश्त नहीं होगी आपसे। अरे साहब सच क्या है सब जनता समझ रही है, दर्शक देख रहे हैं। अहमद भाई एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि वहां मंदिर थे, वो क्यों नहीं तोड़े गए? एक तो क्या है ना अहमद भाई, आप होमवर्क नहीं करते हैं। 27 मई को ऊपर कोट गुजरात में जो किला बना है, वहां दो चीजें ध्वस्त की गई, एक मजार एक मंदिर। आपने ये पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मंदिर पढ़ लेते तो फिर आप सांप्रदायिक वाली बातें यहां नहीं करते बैठ के। और नीचे जो मजार बनी है उसका मैं ये पूछ रहा हूं, जब प्रशासन ने नोटिस में ये कहा, ये नहीं कहा कि हम मजार तोड़ रहे हैं साहब, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी वैधता 5 दिनों में बता दीजिए कि साहब क्या कागज हैं, कब की ये जमीन है। अब ये पूछ लिया तो अब आप कह रहे हैं बीजेपी आ गई है, अब कह रहे हैं कि आरएसएस आ गई है। पुरानी है वो कागज कहां से लाएंगे भाई? होमवर्क जो है आप अपना सही कीजिए। अरे जनाब जो 300 400 साल 500 साल पुरानी मज़ारात हैं, नहीं थी 500 साल पुरानी नहीं थी। प्लीज करेक्ट योर पॉइंट मिस्टर अहमद जी, नहीं थी पार्टी की सरकार। अब देखिए ना, आप ना नोटिस पढ़ते हैं, आप ना नोटिस पढ़ते हैं, ना आप होमवर्क करते हैं, और आप मुझे बताते हैं कि मीडिया गलत है और आप एक पक्ष ले रहे हैं। बिलाल भाई बताएंगे, चलिए बिलाल भाई बताइए। पक्षपात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। देखिए बिल्कुल मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मैं भारतीय जनता पार्टी जी वेदभूषण जी इसके बाद आपके पास कहना चाहता हूँ हेमचंद जी का
हाँ। जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, आज इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, 20 की बात किसने करी, कपड़ों से पहचाना जाएगा, वो कौन बात कर रहा है, शमशान कब्रिस्तान की बात कौन कर रहा है, और हमें राजनीति सिखा रहे हैं। और सुन लीजिए, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कार्रवाई करते हैं, हमारा बड़ा सख्त हमारी सरकार चल रही है। जो अजय मिश्रा टहनी था, जो कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा, उसने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाने का काम किया, उस पर किसकी आवाज निकली? पहलवानों को बैठाने का काम किया, उस पर किसकी आवाज निकली? वो देश में मेडल लाने वाली, जब तो आप प्रधानमंत्री जी उनको बुला के सम्मान करने का काम करें, जब पुलिस ने खड़े रहने का काम किया, एक आवाज इनको नहीं निकली। लगातार ब्रजभूषण को बचाने का काम किया, चाहे वो खेल मंत्री हो या इनके पूरी कैबिनेट मंत्री हो। ठीक है, बिल्कुल। आपने अजय मिश्रा टहनी का पूछा, बिलाल भाई मेरी सुनिए, आपने अजय मिश्रा टहनी का पूछा, मैं खेमचंद जी से जवाब लूंगा। अब बिलाल जी मेरा एक सवाल सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूं, आप भी एक इस्लाम धर्म से आते हैं, और क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि पत्थर बरसा दो और वहां आप नारे लगाओ, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर का? क्या इस्लाम इजाजत देता है ये? कतई इस्लाम इस चीज का इजाजत नहीं देता। और सुन लीजिए, मैं आप क्या फिर ये इस्लामी नहीं है? क्यों राम के आप क्यों नहीं बोलते? आप एक पत्रकार है, इसलिए तो हम कहते हैं बाय से आप क्यों नहीं बोलते कि अगर यहाँ पे नारे तकबीर लगा के कहा गया तो ये भी गलत है। और राम नाम पर जिस तरीके से राम नवमी पे देखा तलवारें लेकर चाकू चलाकर, ये सब चीजें जो की गई, ये सही है? ये बहुत अच्छी चीज है। किसी का कत्ल कर दिया जाए, मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाए, भगवान के नाम पर जय श्री राम पे आ गए। अब मैं आऊंगा आपके पास। मुझे एसीपी साहब तकबीर के नारे लगा दिए, तो आप एक चीज बार बार बोले जा रहे हैं, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। हम हिम्मत रखते हैं, लेकिन नारे कहाँ लगे हैं? यही तो दिखाता है हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। अच्छा अहमद साहब, अब आरएसएस बीजेपी छोड़ के आप मुसलमान टारगेट पे आ गए। छोड़िए, एसीपी साहब से मुझे एक लेने दीजिए। एसीपी साहब बताइए, एसीपी साहब जवाब दीजिए। अहमद साहब आऊंगा, थोड़ी धैर्यता रखिए सर, सुनने की क्षमता रखिए। एसीपी साहब बोलिए। खेमचंद भाई आपके पास भी आऊंगा, इंटरप्ट मत कीजिए। जी बोलिए एसीपी साहब। देखिए, मुझे कुछ शक लग रहा है, बिलाल साहब जिस तरह से वकालत की बात करनी चाहिए थी, लॉ की बात करनी चाहिए, कानून की बात करनी चाहिए थी, वो टहनी पर पहलवानों के मुद्दे पर डिबेट करना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक अलग से उस पर डिबेट आप करवा देना, उस पर हम लोग तैयार हैं डिबेट करने के लिए। अभी जो बात चल रही है उसमें 5 दिन का नोटिस दिया था। बिलाल की जिम्मेदारी ये थी, बिलाल साहब की, कि उनको अदालत से स्टे लाने चाहिए था। इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट खुली हुई है, छुट्टी है पर फिर भी खुली हुई है, क्योंकि राम कभी कोर्ट स्टे ना लाके वो तमाम टहनी और पहलवानों के इशू आज से सेटल करना चाहते नहीं हो पाएंगे। यदि मैं उससे बाहर निकल गया तो ऐसी चीजें बताऊंगा आपके लिए, क्योंकि आप इतिहासकार नहीं है, ना आपके दूसरे जो मुस्लिम पैनलिस्ट हैं उनको भी इतिहास की जानकारी नहीं है, ना वो 500 साल पहले पैदा हुए। थोड़ा दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, मुझे पता है, आप इतिहासकार नहीं है। क्या हुआ अहमद साहब, बिलाल साहब क्या हुआ? वो बीजेपी से नहीं है, वो पूर्व अधिकारी है। कानून के अंदर रह के अगर चीजें बात कर रहे हैं तो हुआ दर्द, उठा दर्द। आप बैठकर बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या आपके पास में इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है? इसका कोई 1 मिनट 1 बाय 1 ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। बिलाल भाई, अहमद भाई एक चीज बताइए। उन्होंने ये पूछा बिलाल भाई आपसे कि आप वकील होने के नाते आप उस संवैधानिक चीज में गए नहीं गए? चलिए आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। खेमचंद जी बताइए किस तरह से कार्रवाई होगी? 174 लोगों को उनके खिलाफ FIR हुई है, बताइए कैसे निपटेंगे? नहीं जाएगा, लेकिन मैं डिमांड करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे बिलाल भाई और नूर यहाँ टीवी पे इंटेलेक्चुअल तरीके से ये दंगा कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल तरीके से यहाँ पे हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा बातें करते हैं, श्रीराम को जबरदस्ती, यही चीज है ना साहब। आप अहमद साहब एक चीज आप समझिए, इतने पुलिस वालों पर इस तरह से उन पर ये आरोप लगाए गए, उन पर ये पथराव किया गया, उसके बाद आप हंस रहे हैं, तो आपकी सच्चाई क्या है ये तो दर्शक वैसे ही जान रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। अहमद साहब 10 सेकंड में एक जवाब दीजिए, संविधान या कुरान? संविधान और कुरान क्या एक चुनिए, संविधान या कुरान? एक आंख नहीं चुन सकते,
संविधान और कानून दो आंखें हैं। हाँ, तो फिर वही हो गया ना, किसी केस में आप संविधान संविधान का नारा लगाएंगे और ऐसा कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले कहेंगे कि नहीं साहब कैसे नोटिस दे दिया गया। ये एक बड़ा सवाल है, समझने की जरूरत है। लेकिन मेरे पास नोटिस इसलिए दे दिया गया कि मुसलमानों की आस्था का केंद्र है। अरे साहब, अब आप वही है ना, आपने नोटिस ही नहीं पढ़ा है, आपने नोटिस ही नहीं पढ़ा है। इस्लाम और मुसलमान चलिए, को टारगेट नोटिस में चलिए, अब देखना होगा किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है। आज मेरे पास समय कम है अहमद साहब, अपन बैठेंगे फिर किसी लंबी चर्चा के साथ इसी पे। मेरे पास समय कम था। खेमचंद जी आपका, ब्रजभूषण जी आपका, बिलाल जी आपका, अहमद साहब आपका, बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जूनागढ़ में एक नया जो बवाल शुरू हुआ है, क्या इसके पीछे है और कौन सी ऐसी जमात है जो इतनी बड़ी संख्या में निकल आई है, ये एक बड़ा सवाल है। और किस तरह से इसके पीछे क्या इरादे हैं, ये भी बहुत जल्दी पर्दा उठेगा। हालांकि पुलिस अब लगातार कार्रवाई कर रही है। मेरे साथ इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।